हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट मीन्स पार्ट 4। और आज के बाद से किरचॉफ लॉ पूरी तरह से एंड हो जाएगा, है ना। और आज हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो फुली बेस्ड होंगे किरचॉफ के सेकेंड लॉ पर, जिसका आप नाम भी जानते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। मीन्स सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे काम करता है इस चीज को समझेंगे। हमने टारगेट बनाया है 6 न्यूमेरिकल करने का, देखते हैं कितने हो पाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ठीक ठाक लॉन्ग टर्म के हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला डायग्राम है, डायग्राम ही दे रखा है सीधा सीधा। कह रहा किसी परिपथ में दो सेल हैं ए और बी, प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 ओम तथा 0.5 ओम है, मतलब पहले वाले का 1.5 ओम है और दूसरे वाले सेल का 0.5 ओम है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेल के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पहला काम डायग्राम को बनाते हैं, फिर शुरू करते हैं। और एक एक ओम सर्किट में करंट भेज रहे हैं। ये रहा सर्किट, नाम कुछ ऐसे दे रखा है। सेल दो दे रखे हैं ए और बी, इस वाले का नाम ए और इस वाले का नाम बी, बाकी के नाम यहां से लिख लीजिए। सी दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, एच दे रखा है। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब रखते हैं वैल्यू। पहला वाला सेल था 1.5 वोल्ट का और दूसरा वाला भी सेल 1.5 वोल्ट का है। ठीक, पर पहले वाली की रेजिस्टेंस थी 1.5 ओम और दूसरे वाली की रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। और जहां दोनों करंट भेज रहे हैं उसका वैल्यू है 1 ओम। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब करंट ऐसे चलेगा, ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब करंट ऐसे चलेगा। यहाँ की करंट को मान लो I1 और यहाँ की करंट को मान लो I2। ध्यान से देखो तो ये करंट जब इसमें आएगी ये करंट भी इसमें ही आएगी, तब इस करंट को नाम क्या दे देंगे I। और एक्चुअल में ये जो I होगा वो I1 और I2 का सम होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब सवाल का एक बार रिपीट सुन लीजिए। I1 और I2 के मान निकालने हैं, कुल मिला के तीनों करंट निकालने हैं आपको। I1 बताना है, I2 निकालना है, और जब I1 I2 बता ही दोगे तो फिर I निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज निकालनी है, ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों की वोल्टता निकालनी है ना। ये ईएमएफ दे रखे हैं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उनका, तो क्या क्या करना है वो इधर हम लिखे दे रहे हैं। I1 I2 और I तो निकाल ही लेंगे इससे, है ना। आगे निकालना है VA और VB। ये चार चीजें आपको निकालनी है। क्या सवाल सभी को दिख रहा है प्रॉपर? बहुत बढ़िया। ठीक, सवाल लिखने में किसी को कोई समस्या तो नहीं। अब सवाल को फिर से एक बार रिपीट पढ़ देते हैं, फिर शुरू करते हैं, है ना। कह रहा है कि ये वाला सेल 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ये दोनों करंट कहां भेज रहे हैं? 1 ओम के बाहर सर्किट में। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि I1 और I2 फाइंड कर दीजिए, साथ में सेल के सिरों के मध्य वोल्टता ज्ञात कर दीजिए। तो पहले करंट निकालना सिखाते हैं आपको, है ना। क्या कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तो बंद पास दिख रहा होगा अगर आपने किरचॉफ का केवीएल लॉ पढ़ा है तो, है ना। हमने पीछे पढ़ाया भी है। आपको अगर दिक्कत है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको जाकर के पीछे सीख लीजिए कि होता एक्चुअल में क्या है। आपको याद होगा कि जब हम करंट की दिशा में चलते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है उसे पॉजिटिव टर्म में लिखा जाता है, और जो सेल में चलते हैं -2 प्लस, छोटे डंडे को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े डंडे को प्लस ले लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो माइनस से प्लस चलेंगे तो सेल का ईएमएफ लिया जाएगा पॉजिटिव, और जब प्लस से माइनस चलेंगे तो लिया जाएगा निगेटिव। और करंट की उल्टी दिशा में चले जाएंगे तब भी I और R का गुणा भी लिया जाएगा निगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दो पास सभी को दिखने चाहिए।
एक दिख रहा होगा CDEHC, है ना। तो पहला पास इधर लिखते हैं, बंद पास, इसको हम बंद पास बोलेंगे, ठीक है ना, एक बंद कमरा। क्या नाम है बोलो इसका, CDEHC में KVL से। अब KVL क्या आफत है वो तुम जानो, है ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाया हुआ है आपको। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ठीक। किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका जो सम होगा वो परिपथ में लगने वाले EMF के सम के बराबर होता है ना। तो चलो लिखते हैं फिर, यहाँ करंट बोलो कितना है I1, अरे IR बराबर E लिखना होता है, I1 और रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू बोलो, अरे I1 के साथ रेजिस्टेंस कितनी है 1.5, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1.5, है ना, थोड़ा किनारे से लिखते हैं ताकि एक ही में समझे। I1 इंटू 1.5, ये हमने प्लस लिखा, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि हम पहली बार करंट की डायरेक्शन में है, पर इस सर्किट से होते हुए जब हम इस लाइन में जाएंगे तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर होगा करंट की उल्टी दिशा में, और जब करंट की उल्टी दिशा में होगा तो ये लिया जाएगा निगेटिव, और निगेटिव लेंगे तो क्या लिखा जाएगा I2 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है यार यहाँ की 0.5 बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। -2 प्लस, ये प्लस का लिखा जाएगा 1.5, जब ऐसे से हम ऐसे चले तो यहाँ हो गया +2 माइनस, ये लिखा जाएगा माइनस का, ठीक। इसे सॉल्व करो, 1.5 I1 माइनस 0.5 I2, सामने ध्यान से देखो तो 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं ताकि यहां से एक वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर 0.5 I2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ध्यान से देखो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, अगर हम 5 से इस 15 को काट देते हैं तो आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, मतलब I2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3I1, एक वैल्यू तो निकाल ली हमने पहले समीकरण से, मतलब पहले वाले बॉक्स को सॉल्व करके हमने एक वैल्यू निकाल ली, यानी जो I2 की वैल्यू होगी वो I1 का 3 टाइम ज्यादा होगी, है ना। तो अब क्वेश्चन में ढूंढना किसको है, I1 को, अगर हम I1 ढूंढ लें तो I1 I2 दोनों पता चल जाएंगे अपने को, है ना। तो चलो लिखते हैं आगे। अब I1 निकालने के लिए अगला पास को ध्यान से समझे, अगला पास क्या है, अगला पास है HEFGH, है ना। तो यहां लिखते हैं बंद पास HEFGH में, है ना। अब यहां से बंद पास फिर से वही नियम लगा दो, क्या इस बार I2 और 0.5 की गुणा पॉजिटिव टर्म में ली जाएगी, इस लाइन से चलना है, ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसे जाना है, कुल के पास में घूमना होता है आपको, है ना। जैसे ये लिखा है वैसे ही घूम जाओ, एच वाली लाइन से चलो और एच पर रिटर्न खत्म कर दो, आकर के घूम जाओगे पूरा, है ना। तो बताओ फिर क्या लिखा जाए, लिखेंगे I2 इंटू 0.5, और जब इधर से इधर चलेंगे तो करंट की ही दिशा में चलेंगे, और करंट की वैल्यू कितनी है I है ना। तो इस बार माइनस लगाए प्लस लगाए, प्लस लगा ले क्योंकि हम करंट की दिशा में चल रहे हैं। I की गुणा कितने से करेंगे 1 से, I की गुणा का मतलब है I1 प्लस I2 को गुणा 1 से करेंगे, तो हम लिख रहे हैं I1 प्लस I2 और मल्टीपल में कितना 1 बराबर, इस सर्किट का EMF कितना है 1.5। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक। क्या और नीचे लिख सकते हैं, ठीक, एक लाइन और लिख सकते हैं, यहां बोलो क्या लिख सकते हैं 0.5 I2 प्लस, ये 1 से गुणा करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, तो I1 प्लस I2 बराबर कितना 1.5, है ना। ये 0.5 I2 और ये I2, तो ये हो गया 1.5 I2 प्लस I1 बराबर आ गया 1.5, और ये आ गई समीकरण नंबर 2। क्या सवाल में सभी को 1.5 तक दिख रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब बहुत ध्यान से देखो, क्या हम I2 की जगह पर 3I1 लिख सकते हैं, इस वाले समीकरण में I2 की जगह पर कितना रख सकते हैं 3I1, 3I1 रख करके अगर हम सॉल्व कर दे तो हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर I1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर I2 तो और जल्दी निकाल लेंगे, ठीक। चलो देखते हैं, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 1 से I2 का मान उठाए और समीकरण 2 में रखना है अपने को, है ना। तो बोलो क्या लिखें फिर, 1.5 और I2 की वैल्यू है 3I1 प्लस I1 बराबर 1.5। इसकी उड़ा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4.5I1 प्लस I1 1.5। इसको जोड़ दीजिए, ये 4.5 और ये 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5.5I1 बराबर 1.5। मुझे यहाँ से I1 निकालना है, तो बताओ क्या लिखें, 1.5 बटे 5.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल, कट सकता है, 5 से कट जाएगा, 3 बटे 11 आ जाएगा। I1 की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 3/11 एम्पियर। 3/11 एम्पियर। क्या अपने को जो I1 निकालना आ गया, तो क्या हम I2 भी निकाल सकते हैं। I2 में जा करके, यानी ये I1 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो जा करके, तो फिर निकल आएगा 9/11। क्या निकल आएगा, 9/11। इधर अपना जैसे जैसे हमने लिखा वैसे वैसे ही उतार लेना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड है, अब उतनी जगह तो है नहीं अपने पास कि मैं एक ही बार में पूरा सॉल्व कर दें। अब क्या करें, यहां से I1 का मान उठाओ, समीकरण 2 में रख दो आकर के, तो लिखेंगे यहां पर I1 का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बताओ फिर किसकी वैल्यू निकलेगी, अब निकलेगी I2 की। 3 × 3/11 मतलब I2 की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई 9/11। क्या अपने को दो वैल्यू समझ में आई, I1 और I2। अब बारी किसकी है, VA और VB सॉल्व करने की। VA और VB को सॉल्व करते वक्त बस एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि सेल चार्ज हो रहा है कि सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये सेल बाएं सर्किट में करंट को भेज रहे हैं। अब बाएं सर्किट में अगर करंट फ्लो होगी तो सेल, बताओ कि सेल की ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, तो आप कहेंगे कि घटेगी। क्या होगी, घटेगी। और याद हो आपको, तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तो हमने दूसरा फार्मूला बताया था, और जब सेल चार्ज होता है तब दूसरा फार्मूला, है ना। तो यहां से I1 याद रखना और ये वाली वैल्यू I2 याद रखना। अब हम सेल A के लिए लिख रहे हैं, ठीक, VA निकालने जा रहे हैं, तो बोलो फिर क्या लिखें, VA बराबर E माइनस IR। IR का मतलब I1, और ये वाला R को भी नाम दे सकते हो R1, और इस वाले E को नाम दे सकते हो A। अरे पहले सेल का EMF है ना, ठीक। EA की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, 1.5 माइनस I1 की वैल्यू ये रही 3/11, और R1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1.5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया है। अब क्या करें, अब चाहो तो इसको गुणा करके सॉल्व कर लो, है ना, पर हम चाहते हैं कि आप इसे कॉमन करके सॉल्व कर लो। 1.5 बाहर ले लो, है ना, तो यहां बच जाएगा 1 माइनस, और यहां बचेगा 3/11 इंटू 1.5, तो कॉमन कर लिया हमने, है ना। अब बोलो क्या करें, क्या 11 1 नम 11, 11 से 3 गया 8/11, मतलब ये वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 8/11। अगर हम इसी को सॉल्व कर ले तो 15 8 120 होता है, और एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो मतलब 12/11 आ जाएगा। 12/11 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, वो 12.0 लिखा है, ये क्या लिखा है, अरे 15 8 120 होता है ना, तो 12.0 लिखेंगे, तो 0.0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो आंसर सीधा लिखो 12/11 वोल्ट। 12/11 वोल्ट। ये कहानी किसकी थी, पहले सेल की। कौन सी सेल की, पहले सेल की। अब दूसरे सेल को भी निकाल दो, ऐसे जैसे VA निकाला वैसे निकाल दो VB। VB बराबर फार्मूला बोलो क्या लिखेंगे, VB बराबर लिखा जाएगा EB माइनस I2 R2, है ना। EB की वैल्यू बोलो कितनी है, 1.5 है, माइनस I2 की वैल्यू सवाल में ये रही 9/11, R1 की वैल्यू है 0.5, है ना। अब यहां से तो कॉमन कर नहीं सकते कि हो सकता है, 5 × 9 कितना होता है, 4.5 होता है, हो जाएगा मेरे ख्याल से। ध्यान से देखना कैसे, 1.5 कॉमन किया, यहां बचेगा 1 माइनस, इसको जब हमने गुणा करके देखा तो आंसर आया 4.5, और 4.5 में 1.5 बाहर निकाल लिया है, तो यहां पे कितना बचेगा, 3। फिर से सेम आंसर आ रहा है,
आ रहा है, सेम ही आ रहा है, मुझे लगा गड़बड़ हो गया। जितनी वोल्टेजता इस सेल की उतनी ही वोल्टेजता इस सेल की है, सेम आंसर है बराबर। इसको सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा, खत्म। यानी पहला सेल और दूसरे सेल के सिरों के बीच जो वोल्टता है वो सेम है, मतलब इक्वल है। इसमें भी 12/11 वोल्ट और इसका भी 12/11 वोल्ट, कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। ये हुआ एक सवाल, और एक सवाल को करने में टाइम लग गया है 15 मिनट। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 6 सवाल करने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे बड़े ही हैं, इससे छोटे नहीं हैं, ठीक। और ये आते हैं सवाल पेपर में, और ये सब पूछे हुए ही सवाल हैं। 3 नंबर दिलाएंगे आपको, और अगर इसी के साथ थोड़ी थ्योरी ऐड कर दिया इन्होंने तो ये नंबर दिला देगा 5 आपको। मान लो कहीं पर किरचॉफ के नियम ऐड कर दिए दोनों, और किरचॉफ के नियम ऐड करके अगर ये न्यूमेरिकल पूछ दिया तो पूरे नंबर दिला देगा आपको 5। और बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा भेजे को स्थिर रख करके काम करना है आपको, ठीक। तो चलो अगला सवाल देखते हैं, मजेदार एकदम है। ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। ये सवाल है। यहां सप्लाई जो लगी वो 2 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस यहाँ का 4 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ की सप्लाई 1 वोल्ट है, ठीक। नामकरण कुछ ऐसे है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत डायग्राम में तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब आगे कुछ और वैल्यू भी दे रखी है। यहां पर वैल्यू दे रखी है I1, यहां दे रखा है I2, यहां दे रखा है I3। एरो को बहुत ध्यान से देखना है, तभी तुम सर्किट में चलना सीख पाओगे। जरूरी नहीं कि हर बार सर्किट ऊपर से ही सॉल्व करो, है ना, कभी कभी सेंस भी लगाना पड़ता है, ठीक। सवाल 2004 का है, ठीक, 2014 का, 4 का नहीं है। और पिछला वाला जो सवाल था वो सवाल 2009 का था, ठीक। तो बड़ी स्टैंडर्ड सवाल है, बढ़िया से सीखिए। सवाल क्या कह रहा है दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान निकालो। I1, I2, I3 के मान निकालो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखो तो क्या I1 करंट ही जाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है। यहां से गई I1, इस वाले पथ में थोड़ी बहुत करंट चली गई, आगे जाकर के इसमें चली गई। इस वाले में जो गई उसका नाम I2, इस वाले में जो गई वो I3। तो 2 पास बन गए। एक तो पास बन गया ये वाला पहला, और ये बन गया दूसरा, है ना, क्योंकि I1 करंट को ही तो 2 हिस्सों में डिवाइड करना है अपने को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पास बोलो, क्या नाम रखें, EDCFE। EDCFE। अभी तक जनरली 2 करंट आती थी, I1 और I2, पर इस बार प्रॉब्लम है हमें, इस बार में 3 करंट है, 3 निकालनी है ना, वेरिएशन 3 है। तो जितने ज्यादा वेरिएशन सवाल उतना कठिन। तो EDCFE में नियम एक ही लगना है, बोलो कौन सा। जटिल सर्किटों को सॉल्व करने के लिए ओम के नियम का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओम का नियम काम ही नहीं करेगा। फिर किसे लाना पड़ेगा मार्केट से, केवीएल को। किसको, केवीएल को, है ना। तो EDCFE में केवीएल से, केवीएल क्या कहता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो चलो लिखते हैं। फिर पहले की करंट बोलो कितनी है, I1, तो हम लिख सकते हैं I1 × 4 IR, है ना। फिर चलेंगे हम इधर से इधर, क्या इस बार करंट की डायरेक्शन में, इसका मतलब प्लस के साथ लिखेंगे, या हम बताएं इसको लिखने के साथ साथ एक लाइन हम और भी लिख सकते हैं, ताकि एक फंक्शन अपने को निकल आए। क्या इस सवाल में एक चीज तो बिल्कुल खुला जाहिर है, और वो ये है कि जो I1 है वो I2 और I3 का सम है। इसे बना लो समीकरण 1, ताकि ये काम आया तो हम निकाल भी देंगे, ठीक है ना। इसे पढ़ने देना, याद रखना अपना, ठीक। सर्किट यहां से सॉल्व करते हैं। क्या लिखे बोलो, I1 × 4 प्लस I2 × 2 बराबर वोल्टेज लिखना है। वोल्टेज बताओ कितना है, 2 वोल्ट, है ना। इसे सॉल्व करो यार। तो हम इसे लिखेंगे 4I1
2i2 बराबर 2, है ना। इसमें और तो कुछ कर नहीं सकते, इसे बना दो समीकरण 1। चलो अगला पास चूज करते हैं। अगला पास है EDBAE, है ना। EDBAE में नियम कौन सा, KVL, है ना। चलो लगाते हैं फिर। क्या लिखे इस बार बोलो, 4i1, इस बार भी करंट की दिशा में है तो 3i3 बराबर, अब सेल को ध्यान से देखो क्योंकि इसमें दो सेल लगे, एक यहां भी एक वहां भी। यहां पर है -2 प्लस, -2 प्लस, तो ये तो प्लस का ही लिखा जाएगा, तो चलो लिख दो इसे। ऊपर चलते हैं, -2 प्लस -2 प्लस, इसका मतलब ये भी प्लस, +1। इसे हम लिख सकते हैं 4i1 प्लस 3i3 बराबर 3। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब हमें पता है कि हमें अगर दो वेरिएशन आते हैं i1 और i2 तो हम इजीली उड़ा सकते हैं, पर इसमें वेरिएशन कितने हैं, 3, पर थोड़ी सी अक्कल लगानी, वेरिएशन 2 हो जाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ i1 है, यहाँ i2 है, यहाँ i1 है और यहाँ i3 है, तो क्यों ना i3 को यहाँ से निकाल लें, तो क्या i1 और i2 के बेस मिल जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से i3 की वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो आकर के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये दूसरी समीकरण और ये तीसरी है, क्योंकि हम एक नाम इसको दे सकें। समीकरण 1 से i3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां रखने पर, ये 3 समीकरण इसी में रख दो आकर के, वहां से i3 की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा, i1 से i2 निकल जाएगा, मतलब i3 निकालेंगे तो i2 माइनस का हो जाएगा, है ना। तो फिर बोलो इधर से क्या लिखें, 4i1 प्लस 3i3 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे i1 माइनस i2 बराबर कितना, 3। क्या यहां तक दिख पा रहा है, गुड। ठीक, अब चलते हैं आगे। इसके आगे क्या लिखें इसे बोलो, हम इसे लिखेंगे 4i1 प्लस 3i1 माइनस का 3i2 बराबर 3। यहां तक कहानी ठीक, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा यार, 7i1 माइनस हो जाएगा 3i2 बराबर कितना, 3। इसे बना लो समीकरण नंबर 4। यहां तक कहानी ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो तो समीकरण 4 और समीकरण 2 है ना, सेम वेरिएशन के साथ है, i1 i2 i1 i2। ठीक, अब करते हैं जुगाड़ कोई। अब कुछ ऐसा करो कि एक वैल्यू कोई कट जाए, है ना। क्या करें, देखो दो तरीके हैं यहाँ सॉल्व करने के। एक तो किसी प्रकार समीकरण में, जैसे नहीं केमिस्ट्री में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते होंगे, है ना, तो नहीं एक समीकरण में मतलब अपोजिट गुणा करके उनके वैल्यूओं को बराबर कर लेते थे, किसी एक वैल्यू को बराबर होता देख करके एक को घटा देते थे, आंसर कट जाता था, है ना। एक वैल्यू कट जाएगी, एक वैल्यू बच जाएगी। दूसरा तरीका है, यहाँ से किसी भी की वैल्यू निकाल लो, चाहे i1 के निकाल लो चाहे i2 की, वो वैल्यू उठाओ और यहाँ सीधा पुट कर दो आकर के, तो भी कर सकते हो। तो जिससे आपको सरल लग जाए वो, तो पहला काम करिए हमेशा गुणा करके देखने वाला, क्योंकि गुणा करके देखने वाले में एक वैल्यू ही कट जाती है सीधा सीधा। तो ध्यान से देखो, इस वाले में यहाँ पे कितना लिखा है 2, यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो इसमें करा दो 3 से गुणा, इसमें करा दो 2 से, तो होगा क्या, जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। जब इसमें हम 2 से कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 जोड़ देंगे तो +6 -6 उड़ जाएगा। क्या लॉजिक समझ आया, ठीक, बहुत बढ़िया है। तो गजब का है। तो बताओ क्या लिखें फिर, समीकरण 2 में 3 से गुणा व 4 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर। ठीक, तो चलो लिखते हैं फिर, इसमें कितने से गुणा करानी है, 3 से। चलो लिखें 12i1 6i2 बराबर 6। इसमें बताओ कितने से करानी है, 2 से। 14i1 माइनस 6i2 और 6।
यहां तक ठीक, बहुत बढ़िया। अब इन्हें है जोड़ना। ये भाई साहब तो गया, ये आ गया 26i1 बराबर ये आ गया 12। कितना आ गया 12। यहां से निकालो i1। क्या निकालो i1, बोलो कितना रखें 12/26। इसे सॉल्व करना तो सभी जानते हैं यार। क्या हम इसे 2 से काट देंगे तो 2 छंग 12 और ये 13 है ना। तो i1 की वैल्यू आ गई 6/13। क्या ये आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, i1 की वैल्यू कितनी आ गई 6/13 एम्पियर। कोई बुराई नहीं है। तो i1 आ गई 6/13। अब i1 ही तो दो जगह जा रही है, i2 और i3 में। i2 और i3 में क्या शुरू करें? बहुत बढ़िया, चलो उड़ाते हैं फिर अच्छे से। i1 की वैल्यू याद रखना है ना। अब बताओ कहां से निकाले की वैल्यू निकल आए आराम से। तो चलो भेजा लगाते हैं पहले। क्या अगर हम ये i1 वाली वैल्यू उठा करके यहां रख दे तो i2 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? i2। तो i2 यहां से भी निकाल सकते हैं और चाहो तो पहले i3 निकाल लो। दो वैल्यू आप पहले निकाल सकते हैं, i2 भी निकाल सकते हैं, i3 एक एक बार करके निकाल लो। चाहे देखो बहुत तरीके करने के। पहला तरीका सुनना स्मार्ट एकदम। i1 की जगह अगर ये वाली वैल्यू पुट करें तो हम i2 निकाल लेंगे, ठीक। और इस i2 को यहां पे रख करके चूंकि i1 निकाल ही चुके तो i3 निकाल लेंगे, एक तरीका। दूसरा सुनिए, इस i1 को उठाओ यहां रखवा करके तो हम निकाल लेंगे i3, और i3 जब निकल आएगा तो i3 को उठा करके यहां चिपका दीजिए, i3 i1 से घटा दीजिए, आंसर i2 निकल आएगा। तो दो तरीके हैं करने के, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दो जगह रखी जा सकती है, समीकरण 2 में भी और समीकरण 3 में भी। रटने जैसा कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व करना, ठीक। तो चलो देखते हैं, चलो यहां रख लेते हैं हम, है ना, ताकि ऊपर मिट भी जाए, काम भी हो जाए अपना। हम रख रहे हैं i1 की वैल्यू समीकरण 3 में। i1 का मान 3 में रखने पर चलो देखते हैं क्या होगा। 4 इंटू i1 की वैल्यू बोल कितनी है 6/13 प्लस 3i3 बराबर कितना 3। ये आ गया 24 प्लस 39i3 बराबर 39, क्योंकि इससे गुणा कर गया, ठीक। अब क्या करें, 39i3 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 39 माइनस 24 कर दीजिए, ये आ जाएगा भाई साहब 15, और ये वैल्यू आ गई 39i3। i3 निकाल लीजिए तो 15 बटे आ जाएगा 39, क्या कट जाएगा 3 से कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5/13। खत्म। i1 कितना 6/13, i3 कितना 5/13। इन वैल्यूओं को उठाओ समीकरण 1 में ले जाओ, है ना। यहां देखो, क्या करें, i3 और i1 के मान समीकरण 1 में रखने पर, i1 के मान समीकरण 1 में रखने पर उड़ा दो। देखो मुझे i2 निकालना है, तो क्यों ना हम सीधे सीधे i2 का फंक्शन ही लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे i1 माइनस i3। i1 की वैल्यू सवाल में 6/13 और भाई साहब इनकी वैल्यू है 5/13। i2 बोल 1/13। स्वाहा, आया, समाप्त। दो सवाल और इसमें भी लगे 15 मिनट एटलीस्ट, है ना, है ना मजेदार। तो बताओ, जब सही से मुझे करना आ रहा है तब मुझे इतना मिनट लग रहा है, अगर आप सीखेंगे भी नहीं और पेपर में करने जाएंगे पहली बार तो क्या आ पाएगा, नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करिए आप, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कम से कम 12 मिनट तक लग जाएंगे, 10 मिनट तो कम से कम लगे, क्योंकि मुझे ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि हमें आपको समझाना भी था। पर आपको एग्जाम में लिखते वक्त इसे किसी को समझाना नहीं, आप अपने आप मन से चुपचाप करेंगे, है ना, तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो चलो इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल का डायग्राम है कुछ ऐसे।
ये डायग्राम है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये भी माइनस है और ये भी प्लस है। ठीक, नामकरण कर लो। ये नाम लिखा है ए बी सी डी ई एफ, यहां तक ठीक, बहुत बढ़िया। यहां की करंट का मैग्नीट्यूड है I1, यहां की करंट का मैग्नीट्यूड है I2, यहां की वैल्यू है 4 ओम, यहां की वैल्यू है 2 ओम, और यहां पर भाई साहब जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड है I1 प्लस I2, जैसा कि डायग्राम से देख पा रहे होंगे, और इसका मैग्नीट्यूड है 5 ओम। बस सवाल ये है, इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट और इस भाई साहब की वैल्यू है 1 वोल्ट, यानी ये वाली जो सेल है वो 3 वोल्ट की है और ये वाली सेल 1 वोल्ट की। सवाल सुनिए, 2010 और 2006 का पूछा, मतलब एग्जाम का फेवरेट सवाल है। संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मान निकालो। सिंपल सा मतलब है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मतलब है इस वाले प्रतिरोध में I1 करंट जाएगा, इस वाले करंट में I1 प्लस I2 जाएगा और इस वाले रेजिस्टेंस में I2 जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो कुल मिला के I1 I2 और I1 प्लस I2 फाइंड करना है। मतलब सवाल की डिमांड है I1 ज्ञात करो, I2 ज्ञात करो और I1 प्लस I2 भी ज्ञात करो। शुरू करें, चलो देखते हैं। तो एक सर्किट को उठाओ, पहले एक बंद पास ये मान लो और दूसरा बंद पास ये मान लो। तो पहले का नाम बोल दो एक बार यार, एफ ए बी ई एफ, एफ ए बी ई एफ केवीएल से, है ना। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आए थे वो किरचॉफ वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल थे, पर आज के जो न्यूमेरिकल है ना वो प्योर किरचॉफ ला के हैं। ठीक, तो सब में केवीएल ही लग रहा है उतनी देर से। तो बंद पास पहले के लिए बोलो क्या रखें यार, I1 R1, तो हम सीधा लिख रहे हैं यार, है ना। और I1 क्या, जब हम इस वाले पास से ऐसे घूमेंगे तो हम क्या करंट की दिशा में अपने आप को पाएंगे, प्लस 5, और हम यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 बराबर सप्लाई, सप्लाई एक ही तो वोल्टेज लगा है 3 वोल्ट। इसे सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 3, इसे हम लिखेंगे 9I1 प्लस 5I2 बराबर 3। ये अपने को मिल गई समीकरण 1, कहानी खत्म, यानी पहला पास। दूसरा पास चलते हैं यार, दूसरे पास का नाम बोल, डी सी बी ई डी, क्योंकि सप्लाई इधर है तो इधर से तो चलेंगे। तो पहले दूसरे पास का नाम बोलो, डी सी बी ई डी में नियम कौन सा, केवीएल, है ना। चलो रखते हैं, क्या करें बोलो, क्या 2I2 फिर से करंट की दिशा में 5I1 प्लस I2 सप्लाई कितनी 1 वोल्ट, है ना। इसे सॉल्व कर लिया, 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 बराबर कितना 1, कुछ ऐड हो जाएगा बिल्कुल। 5I2 प्लस 2I2 बोले तो 7I2 प्लस 5I1 बराबर कितना 1 वोल्ट, और ये भाई साहब आ गई समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक कहानी ठीक है? गुड। अब क्या करें, देखो अगर ये वैल्यू अलग अलग सिंबल की होती, जैसे ये प्लस की है ये माइनस की हो जाती, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते थे कि हम एक को मतलब ये वैल्यू गुणा करा करके एक दूसरे से जोड़ घटा लेते तो आंसर आ जाता, कट जाता। पर ये दोनों ही प्लस के हैं तो आप हद में पड़ेंगे अब, है ना। आप क्या करिए, इस सवाल के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, किसी एक सवाल से किसी एक वैल्यू को निकाल लो और दूसरे में जाकर के पुट कर दो, एक आंसर निकल आएगा। जैसे मान लो यहां से हम I1 निकाल लें, समीकरण 1 से I1 का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर कहानी खत्म। समीकरण 1 से कोई एक वैल्यू निकाल लो, I1 निकाल लो चाहे I2 निकाल लो, चाहे समीकरण 2 से I1 की वैल्यू निकाल लो चाहे I2 की, वो तुम पर डिपेंड है। ठीक है, ये मत सोचना कि समीकरण 1 से केवल I1 ही निकालना है ना, I1 निकाल चाहे I2 निकाल, समीकरण 2 से I1 निकाल चाहे I2 निकाल, खत्म। ठीक, तो चलो पहले वैल्यू निकालना सीखते हैं। ये 3 वोल्ट लिखा इधर लिख देते हैं, ठीक, ताकि दिक्कत ना हो। अब यहां से मुझे I1 की तो वैल्यू निकालनी है, तो पहले I1 निकालो। यहां से I1 जब निकालेंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 9I1 3 माइनस 5I2
और बटे में कितना आ जाए, बटे में कुछ नहीं, अभी तो इतना ही आएगा। अब यहां से जब I1 निकालेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 9। ये वैल्यू आ गई I1 की, किसकी आ गई? इस I1 को उठाओ और समीकरण 2 में ले चलो, जो कि ऊपर हमने लिख भी दिया है। ठीक, तो बताओ फिर क्या लिखें? 7I2 प्लस इस 5I1 की जगह बोलो क्या लिखें? 5 और पूरे का टर्म है ये 3 माइनस 5I2 बेटे में कितना 9 है ना, और बराबर में कितना 1। ये पॉइंट एफ है। ठीक, पढ़ा रहे हैं। 7I2 की वैल्यू कितनी निकली, मतलब समीकरण 2 में 7I2 प्लस 5 3 माइनस 5I2 बटे में 9 बराबर 1 वोल्ट है ना। क्या क्या कर सकते हैं ध्यान से देखना। क्या हम 7I2 को तो एज इट लिख लें, या हम बताएं सीधा गुणा भी मार सकते हैं, सीधा सीधा गुणा मारो यार। ये हो जाएगा 63I2 प्लस अंदर गुणा करो 15 माइनस 25I2 बराबर ये 9 इधर भी गुणा कर जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब क्या कर सकते हैं 63I2 से 25 घटा दीजिए तो 13 से 5 गया 8, 5 से 2 गया 3, तो ये आ गया भाई साहब 38I2 प्लस 15 बराबर में कितना 9। यहां से हम 38I2 निकालना चाह रहे हैं तो ये 15 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 है ना। इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ से इरेज करना शुरू करते हैं, या बताओ तो इधर निकाल देते हैं ना, ताकि एक वैल्यू कम से कम बिना मिटाए निकाल दें। अब बोलो इधर से क्या लिखें? अगर हम यहाँ से I2 निकालेंगे तो 9 से 15 जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 38, 2 से कट जाएगा तो माइनस का 3 बटे 19 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू गुड आ रही है, ठीक है ना। I2 कितना आ गया माइनस का 3 बटे 19 एम्पियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, इस वैल्यू को उठाओ कहीं पर भी रख दो, जहां मन करे, समीकरण 1 में रख चाहे समीकरण 2 में रख, या तो हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि ये वाली वैल्यू कहीं ना रखो, यहां रखो आकर के इस बॉक्स में, और इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 3। यानी I2 की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो आकर के, तुम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे I1 की, किसकी निकाल लेंगे I1 की, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया, कर लोगे, इतना तो कर ही लेना यार। लिख लेना I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, I2 की जगह पर माइनस का 3 बटे 19 रख करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। गुड, बहुत बढ़िया। उत्तर कितना आ रहा है 5 बटे 19, कितना आ रहा है 5 बटे 19, और 5 बटे 19, और फिर जब निकालेंगे I1 प्लस I2, क्या निकालेंगे I1 प्लस I2, तो 5 बटे 19 में माइनस का 3 बटे 19 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 बटे 19। सॉरी, I1 का उत्तर आ रहा है 8 बटे 19, I1 का उत्तर आ रहा है 8 बटे 19, और 8 बटे 19 में माइनस का 3 बटे 19 जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 का उत्तर आ जाएगा 5 बटे 19, ठीक है ना। यानी कि I2 का उत्तर आया है माइनस का 3/19 एम्पियर, यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 8 बटे 19 एम्पियर, और यहाँ का सॉल्व करेंगे तो 5 बटे 19 एम्पियर, क्योंकि 8 बटे 19 में माइनस का 3 बटे 19 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 बटे 19, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। और इसके बाद ये वाली यूनिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म पर, मतलब चुंबकत्व पर। ठीक, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और भी दोस्तों को जोड़ते रहिए। कुछ दिनों के लिए आपकी क्लास थोड़ा सा स्टे होगी, क्योंकि हाई स्कूल का थोड़ा सा जो सिलेबस और छोड़ा गया था उसको थोड़ा 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद तुम्हारा रिटर्न शुरू करा देगा करके, है ना। वहाँ की क्लास केवल 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए बची बहुत ज्यादा, तो 1 हफ्ते उनको पढ़ाते हैं, फिर आपको रिटर्न पढ़ाएंगे। टेंशन ना लीजिए, थोड़ा मौसम और सही होने दीजिए, फिर आपको क्लास रेगुलर मिलेगी, कम से कम 1 क्लास, ठीक, डेली। चलो देखते हैं। अगला एक मजेदार कमरा बना हुआ है, और टाइम कितना हो चुका है 39। एक सवाल तो कम से कम करेंगे हम लोग, है ना। दो 2000 में पूछा गया है, क्या है ध्यान से देखना। ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है।
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ की बाबू सप्लाई है 1 वोल्ट और इस जगह की है 2 वोल्ट। यहाँ रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये सवाल है। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है उसका नाम है I1, यहाँ से जो पास हो रहा है उसका नाम है I2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो करंट होगा उसका नाम होगा I1 प्लस I2। ठीक है ना? चलो नामकरण करते हैं। ये भाई साहब नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। यहाँ से करंट I2 पास हो रहा है और यहाँ से करंट I1 और इस वाली लाइन में कितना जा रहा है I1 प्लस I2। गुड। ठीक, सवाल सुने। संलग्न परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। पावर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध तो हम बाद में निकाल लेंगे। पहला काम है अपने को बहने वाली धारा निकालना, है ना? ठीक, धारा निकालने के लिए अपने को पास निकालने पड़ेंगे। तो एक पास रहा ये, एक पास रहा ये, मतलब एक कमरा ये और दूसरा कमरा ये। ठीक, तो चलो पहले कमरे का नाम बोलो, ABCA। पहला पास है ABCA में कौन सा नियम? वही KVL, है ना? तो चलो लगाते हैं फिर। I1 के साथ जो रेजिस्टेंस है उसका नाम 1 है, इसका मतलब आ जाएगा 1I1, 1 इंटू I1। करंट की डायरेक्शन में इधर से घूम कर जब ऐसे चलेंगे तो करंट की दिशा में रहेंगे। इसका मतलब लिखा जाएगा 2I1 प्लस I2 और सप्लाई लगी है 2 वोल्ट, है ना? इसे सॉल्व कर, ये आ जाएगा I1 प्लस ये 2I1, ये 2I2, ये 2 वोल्ट। 2I1 I1, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, समीकरण 1। यहां तक कहानी ठीक? बहुत बढ़िया। अगला पास चूज करो। अगले पास का नाम रखेंगे हम लोग ADCA। ADCA, है ना? ठीक, अगेन KVL। चलो बताओ क्या लिखा जाए? लिखेंगे I2 इंटू 1, मतलब 1 इंटू I2, 1 इंटू I2 प्लस 2I1 प्लस I2। बराबर में कितनी सप्लाई है? 1। ये I2 हो गया, 2I2 तो 3I2 प्लस 2I1 बराबर 1 वोल्ट। ये आ गई समीकरण नंबर 2। क्या आपको दो फंक्शन दिखे? पहला और दूसरा। ठीक, अब क्या करते हैं? क्या अगेन अपने को कुछ कटने पिटना जैसा दिख रहा है? अपने को यहाँ पे दिख रहा है 3I1, यहाँ पे 2I1, यहाँ 2I2, यहाँ 3I2। इसका मतलब हम गुणा करा के तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो एक वैल्यू को उठाओ और दूसरे में पटक दो जाकर, जैसे पीछे भी किया था। तो चलो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। मान लो यहाँ से I1 निकाल लेते हैं अगेन, जैसे पीछे किया था। समीकरण 1 से I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो यहां से I1 निकाल लो, कितना आ जाएगा? 3I1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2I2, 2 माइनस 2I2। यहां से मुझे निकालना है I1, तो ये हो जाएगा बाबू 2 माइनस 2I2 बटे में 3। ये समीकरण 2 तक था, इसे बनाते हैं समीकरण 3। ठीक, इस वैल्यू को उठाइए और समीकरण 2 में रखिए आकर के। समीकरण 2 रही ये, क्या लिखें? 3I2 प्लस 2I1, तो 2 और I1 की वैल्यू बोलो कितनी है? 2 माइनस 2I2 अपान 3 और इनटू में आ जाएगा, सॉरी इनटू में नहीं, बराबर में 1 वोल्ट। यहां तक ठीक? बहुत बढ़िया। 9I2 प्लस 4 माइनस 4I2 बराबर 3। 9I2 से 4I2 गया तो आंसर आ गया 5I2 प्लस का 4 बराबर 3। यहाँ से I2 निकाल लिया तो 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -4 प्लस 3 माइनस का 1 बचेगा। ये 5I2 के रूप में है। I2 निकालेंगे माइनस का 1/5। क्या यही उत्तर आ रहा है? कहाँ गया? I2 की वैल्यू आ रही है माइनस की 0.2, तो माइनस की 0.2 ही लिखिए, परेशान ना हो। इसे सॉल्व कर दो, माइनस का 0.2 लिखा है, ठीक।
I2 का आंसर समझ में आ गया। अब बताओ किसे निकालना है, I1। क्या निकालना है, I1। ये वैल्यू उठाइए और यहाँ वैसा रख दीजिए करके, सीधा सीधा निकाल देते हैं। I1 बोलो कितना आएगा, 2 माइनस 2, और I2 की वैल्यू अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो माइनस का है 0.2, 0.2 और बटे में 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.4, 0.4 है ना, और 0.4 2 से घटेगा तो 1.6, नहीं ये माइनस और ये माइनस प्लस है यार, ये आ जाएगा 2 और ये प्लस का 2.4, गड़बड़ हो गया यार। 2 माइनस और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 0.4 ही तो आएगा यार, और 0.4 यार, उत्तर में गड़बड़ आ रहा है क्या, सवाल का उत्तर आ रहा है 0.8 एम्पियर। हमने क्या गड़बड़ कर रहा है, ठीक है आ जाएगा यार, देखते हैं एक बार, चलो ध्यान से देखना। 2 और माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4, और 0.4 ये माइनस का और बाहर माइनस गुणा करेगा तो प्लस का 0.4, प्लस के 0.4 को 2 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.4/3, इसे सॉल्व करेंगे 0.8 आ रहा है, ठीक यही उत्तर आ रहा है। अब बताओ क्या करें, अब मुझे निकालना है इस वाले लाइन का करंट, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 0.8 है और I2 की वैल्यू माइनस का 0.2 है, तो आंसर आ जाएगा 0.6, यानी अगर हम I निकालें तो आंसर आ जाएगा 0.6, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, 0.8 से 0.2 घटा दीजिए, आंसर 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किरचॉफ के सारे नियम, सारे न्यूमेरिकल खत्म हुए। एक न्यूमेरिकल और थोड़ा देख लीजिए जो मीटर सेज पर आधारित है, उसके साथ ये क्लास एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है मैग्नेटिज्म में, है ना, चुंबकत्व वाले चैप्टर में। तो चलो एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए। यहां तक सारे न्यूमेरिकल केवीएल से थे, 4 या 5 न्यूमेरिकल हमने आपको कराए हैं और सारे केवीएल बेस्ड थे, ठीक। अगला सवाल कह रहा है एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाएं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध लेने पर, आपको याद होगा प्रतिरोध बॉक्स को हमने R से लिखा था, इसका मतलब सवाल में R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम, ठीक। 2 ओम लेने पर शून्य विक्षेप स्थित 40 सेंटीमीटर पर मिलती है, यानी जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर पर मिलती है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है तार का प्रतिरोध क्या है, आप याद करो इस तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने वाले अक्षर का नाम था S, S का मतलब होता था शंट, आप शंट निकालना है। आप याद करो इसके लिए फार्मूला क्या लिख के आए थे, इसके लिए फार्मूला था हमारा R 100 माइनस L और बटे L, है ना, यही तो था। R की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनटू 100 माइनस L, ये सेंटीमीटर के टर्म में है ना, तो 100 माइनस L, तो 100 माइनस L कर दो, सीधा सीधा ऊपर 60 लिख देते हैं, बटे में कितना लिख दें 40, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 12 बटे 4, इसका मतलब 3 आ गया, पर उत्तर 3 नहीं आ रहा होगा, आ तो रहा है 3 ही आ रहा है, ठीक है। मुझे लगा था सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा, पर नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा यार, भूल गए थे। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम, बस इतना सा सवाल था, ठीक। पर आगे इसी सवाल में कुछ और भी कह रहा है, वो क्या कह रहा है, यदि 60 अगर विक्षेप स्थिति 60 पर हो, जब 40 पर विक्षेप की स्थिति है तब आंसर कितना आया, 3 ओम। अब आगे कह रहा है यदि S बराबर 60 सेंटीमीटर, S बराबर कितना 60 सेंटीमीटर, तो प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे, इस बार अपने को R निकालना है, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर विक्षेप इतना आ चुका है, पर कह रहा है अगर हम L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर रखें, L की वैल्यू कितनी रखें 60 सेंटीमीटर, तो बताओ कितना प्रतिरोध लेना पड़ेगा, या 80 सेंटीमीटर रखें तो कितना प्रतिरोध लेना पड़ेगा, तो वैल्यू ये बदल जाएगी, है ना। तो आप अपने को इस यहां से R निकालना है, क्या निकालना है, R, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो चलो रखते हैं, फिर कुछ करना नहीं है, सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यार,
कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो ट्राई करते हैं। S बराबर R 100 माइनस एल बटे में क्या L है ना, तो यहां से R निकालना है। तो S की वैल्यू इस बार सवाल में कितनी दे रखी है 3 बराबर R अपने को ज्ञात करना है। 100 से L घटा दीजिए, मतलब 60 घटा दीजिए, बटे में 60 लिख लीजिए। तो 3 बराबर R, ऊपर बचेगा 40 और नीचे बचेगा 60। ये यहां आ जाएगा 60 गुणे 3 और यह यहां आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6। ये आ जाएगा 9/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आ रहा है, गुड आ रहा है। यानी कि ये जब विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर पर ज्ञात करनी थी तब कितना प्रतिरोध निकाला गया था 2, और संट की वैल्यू कितनी आई थी 3 ओम। आगे सवाल में उसने रिपीट करा, यदि विक्षेप की स्थिति 60 सेंटीमीटर पर कर दिया जाए, कितने पे 60 पर, तो बताओ कितना ओम निकालना पड़ेगा प्रतिरोध बॉक्स से। और प्रतिरोध बॉक्स से निकालने का मतलब आर ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो विक्षेप की स्थिति में एस कितना था वो तो निकाल चुके थे, इसको हमने जब रख करके सॉल्व करा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 ओम। आज के इस वीडियो से जो किरचॉफ के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल बोर्ड में बन सकते थे वो सारे हो चुके, और अब हमारी मुलाकात होगी अगली यूनिट में। अब तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए यानी 16 नंबर, है ना। यानी फिजिक्स में हमने अब तक पूरे 16 नंबर खत्म किए हैं, जिसमें थ्योरिकल पार्ट हो चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो, है ना, चाहे डेरिवेशन पार्ट हो, पूरा को अच्छे से समझाया है। ठीक, आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो हर वीडियो के लिंक में हम सारे वीडियो के लिंक को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आप वहां से जाकर के आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और भी अपने नए दोस्तों को चैनल के बारे में शेयर कीजिए और भी दोस्तों को जोड़िए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।